प्यारे बच्चों, आई एम अनिल कुमार शर्मा, योर एसएस टीचर। आज आपको विनिर्माण के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम विनिर्माण क्या है? कच्चे माल की सहायता से कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन करना ही विनिर्माण कहलाता है, अर्थात वस्तुओं को बनाना। अब सवाल ये उठता है कि वस्तुएं कारखानों में और उद्योगों के अंदर बनती हैं, तो सर्वप्रथम जो उद्योग हैं उनकी स्थिति को या अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, अर्थात हमें उद्योग किन क्षेत्रों में लगाने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो उसके लिए मुख्य कारण इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है कच्चा माल। उद्योगों को चलाने के लिए सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस क्षेत्र में भी जिस वस्तु को बनाने का कारखाना लगाया जा रहा है, उस वस्तु को बनाने के लिए कच्चा माल उस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। यदि हमें कच्चा माल अधिक दूर से मंगवाना पड़े तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए उद्योग वहीं स्थापित करना चाहिए जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो। उदाहरण के लिए अधिकांश कपड़ा मिलें महाराष्ट्र और गुजरात में ही लगी हुई है। उसका कारण यही है कि महाराष्ट्र और गुजरात में कपास कच्चे माल के रूप में अधिक मात्रा में पैदा होती है, इसलिए ये मिलें अधिकांश वहीं पर लगी हुई हैं। दूसरा, जलवायु। हमें उद्योग उसकी जलवायु के अनुसार ही लगाना चाहिए कि उस उद्योग के लिए कौन सी जलवायु अनुकूल है। अगर जलवायु प्रतिकूल है तो उस क्षेत्र में हमें उद्योग या कारखाने की स्थापना नहीं करनी चाहिए। उदाहरणतः कपड़ा वस्त्र उद्योग के लिए जलवायु का आर्द्र व शुष्क होना जरूरी है, क्योंकि अगर जलवायु बिल्कुल सूखी होगी तो धागा बार बार टूटता है, और ज़्यादा नमी होगी तो धागा सूखेगा नहीं। तो इसलिए आर्द्र और शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु का होना आवश्यक है। अतः उद्योग जलवायु को ध्यान में रखते हुए ही लगाए जाते हैं। तीसरा है कुशल श्रमिक। हमें उद्योग वहीं स्थापित करना चाहिए जहां उस काम को जानने वाले श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाए। यदि श्रमिकों को दूर से लाना पड़ेगा तो श्रमिकों को वेतन अधिक देना पड़ेगा। परिणाम ये निकलेगा कि वहाँ उत्पादित वस्तु की कीमत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तीसरा है यातायात और परिवहन। यातायात और परिवहन के साधन भी हमें ध्यान में रखने होंगे कि जिस क्षेत्र में या जिस स्थान पर हमने कारखाना लगाया है या उद्योग लगाया है, वहाँ उत्पादित यानी तैयार माल को लाने और ले जाने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध हो। सड़क परिवहन हो, रेल परिवहन हो, चाहे समुद्री परिवहन हो, ये होना आवश्यक है। तो इसलिए परिवहन के साधनों का भी उस क्षेत्र में होना विशेष आवश्यक है। शक्ति के साधन यानी ऊर्जा के साधन, जहाँ भी उद्योग लगाया जा रहा है वहाँ बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से होती हो। अगर वहाँ ऊर्जा नहीं है, बिजली नहीं है, तो कारखानों की मशीनों को चलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें उन्हीं क्षेत्रों में उद्योग लगाने चाहिए जिन क्षेत्रों के अंदर ऊर्जा के साधन, शक्ति के साधन या बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें सरकारी संरक्षण मिला हो, क्योंकि जब तक हमें किसी उद्योग के लिए सरकार का संरक्षण नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में उद्योग आगे नहीं चल सकता। क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व उद्योग को चलने नहीं देंगे, तरह तरह से उन मालिकों को परेशान करेंगे, मजदूरों को परेशान करेंगे। तो सरकार का संरक्षण भी उद्योग धंधों की स्थापना में विशेष स्थान रखता है। इसके साथ साथ मंडी, बाजार। देखिए,
अगर उत्पादित माल को खरीदने के लिए पास में बाज़ार उपलब्ध नहीं है, मंडी उपलब्ध नहीं है, तो हमारा उत्पादित माल की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि परिवहन के माध्यम से उसको दूर ले जाना पड़ता है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि जो वस्तु हम उत्पादित करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आसपास के क्षेत्र में ही बिक्री के लिए बाज़ार उपलब्ध हो। अब आता है पूंजी भाई, कि सबसे बड़ी चीज़ पूंजी है। जब तक हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम किसी प्रकार के उद्योग की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए पूंजी का होना भी बहुत ही आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हीं क्षेत्रों के अंदर हमें उद्योग लगाने का प्रयास करना चाहिए। अब आता है ये उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, उद्योग कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इनका करेंगे वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पे। कच्चे माल के आधार पे दो प्रकार के हैं, कृषि पे आधारित उद्योग और खनिज पे आधारित उद्योग। ये कृषि पे आधारित उद्योग वे होते हैं जिनके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, जैसे चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, कागज उद्योग। इन सब के लिए कच्चा माल खेती से ही प्राप्त होता है। चीनी के लिए गन्ना, कपड़े के लिए कपास, पटसन के लिए जो है जहाँ पटसन होती हो, और इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कागज़ के लिए हमें लुगदी या वनों के उत्पाद हमें प्राप्त होने चाहिए। खनिज पर आधारित ये वे उद्योग होते हैं जिनके लिए कच्चा माल खनिज पदार्थ होते हैं। तो जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में हो, वहीं पे हमें उद्योग लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए लौह इस्पात के लिए कोयला, मैग्नीज इत्यादि कच्चे माल हैं। तो जिन क्षेत्रों में ये माल आसानी से उपलब्ध हो, वहीं पर हमें उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। अब आता है इसके बाद श्रम के आधार पे, मेहनत के आधार पे। एक तो श्रम प्रधान उद्योग, एक पूंजी प्रधान उद्योग। श्रम प्रधान उद्योग वे उद्योग होते हैं जो केवल मानव की मेहनत पर निर्भर करते हैं, जिनके लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है और अधिक मात्रा में मजदूर उस उद्योग में लगे होते हैं। छोटे छोटे जितने भी उद्योग हैं वो सारे के सारे श्रम प्रधान उद्योगों की गिनती में आते हैं। पूंजी प्रधान ये वो उद्योग हैं जिनकी मशीनों को खरीदने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इन उद्योगों में अधिकांश काम मशीनों से ही होता है, तो इसलिए इन उद्योगों को हम पूंजी प्रधान उद्योग कह देते हैं। अब आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण निजी क्षेत्र के उद्योग। ये वे उद्योग हैं जिन उद्योगों का मालिक या तो एक व्यक्ति होता है या व्यक्तियों का समूह होता है। इन्हें हम निजी क्षेत्र के कहते हैं। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एक निजी क्षेत्र का उद्योग है। सहकारी क्षेत्र का उद्योग ये वे उद्योग होते हैं जिनके अंदर लोगों का समूह और सरकार दोनों की हिस्सेदारी होती है। इसे हम सहकारी क्षेत्र का उद्योग कह सकते हैं। सार्वजनिक उद्योग ये वे उद्योग होते हैं जिनका रखरखाव पूर्ण रूप से या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के बीच होता है। ये इनके ऊपर नियंत्रण रखती हैं और पूरे का पूरा इनका बंदोबस्त यही सरकारें करती हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग है, पूर्ण रूप से सरकार के अधीन है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वजन हल्के और भारी उद्योग भी होते हैं। हल्के उद्योग ये वे उद्योग हैं जिनके अंदर उत्पादित माल हल्का होता है और उसे बनाने के लिए कच्चा माल भी हल्का ही प्रयुक्त होता है। जैसे रेडियो बनाना है, टीवी बनाना है, सिलाई मशीन बनाना है, पंखे बनाना है, ये सारे के सारे हल्के उद्योग हैं। भारी उद्योग इसके अंदर उत्पादित माल भी भारी होता है और कच्चा माल भी अधिक मात्रा में लगता है। जैसे मशीनरी उद्योग है, मोटर गाड़ी उद्योग है,
रेलवे इंजन या डिब्बे बनाने का उद्योग है, ये सारे के सारे भारी उद्योग के अंतर्गत आते हैं। एक होता है कुटीर उद्योग। देखिए ये है कुटीर का मतलब घर, कुटिया। अपनी घर के अंदर ही जो हम सामान का उत्पादन करते हैं उन्हें हम कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। जैसे टोकरी बनाना है, ठीक है, आपका मिट्टी से बर्तन बनाना है, ये सारे के सारे उद्योग कुटीर उद्योग की श्रेणी में शामिल होते हैं। अब प्रश्न है कि भाई लौह इस्पात उद्योग मिनी और संकलित में क्या अंतर है और इन उद्योगों की क्या समस्याएं हैं। देखिए लौह इस्पात जो उद्योग है इसे उद्योगों की आधार रीढ़ यानी मेरुदंड भी कहा जाता है, क्योंकि लोहे के बिना किसी भी उद्योग की कल्पना नहीं हो सकती है। चाहे वो उद्योग किसी भी श्रेणी का है, उस उद्योगों के अंदर जो मशीनें होंगी या तो वो लोहे की होंगी या उन मशीनों को बनाने वाली मशीनें होंगी वो लोहे की होंगी। अर्थात लोहा जो है ये उद्योगों की आधारशिला माना जाता है और लोहे के बिना हम किसी भी उद्योग की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो लौह इस्पात उद्योग को इसीलिए उद्योगों की रीढ़ कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि भाई संकलित इस्पात उद्योग और मिनी इस्पात उद्योग। देखिए संकलित इस्पात उद्योग एक बड़े संयंत्र होते हैं भाई, जिनमें बहुत अधिक मात्रा में पूंजी लगी होती है, निवेश करना पड़ता है और ये अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करते हैं। और ये उद्योगों की संख्या भारतवर्ष में केवल 10 है। अब आता है मिनी इस्पात उद्योग। ये छोटे पैमाने के संयंत्र हैं, इनमें पूंजी निवेश कम करना पड़ता है, यह घरेलू मांग की पूर्ति करते हैं। इनकी संख्या भारतवर्ष में काफ़ी अधिक है। अब है कि लौह इस्पात उद्योग के सामने समस्याएं क्या क्या हैं। देखिए लौह इस्पात उद्योग के सामने सबसे बड़ी समस्या है उसके प्रगलन की, कोकिंग कोयले की, क्योंकि लोहे को पिघालने के लिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में कोकिंग कोयले की आवश्यकता होती है, जबकि भारतवर्ष में कोकिंग कोयले का अभाव है और कोयला ना मिलने के कारण लोहे का प्रगलन यानी उसे पिघालना बड़ा असंभव हो जाता है। तो एक तो इसके मार्ग में ये समस्या, दूसरी प्रति व्यक्ति खपत कम है। हमारे यहाँ लोहे की खपत प्रति व्यक्ति 90 से 100 टन के आसपास ही है, जबकि विदेशों के अंदर, दूसरे बड़े देशों के अंदर यह मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए हमारे यहाँ लोहे के उद्योग के सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऊर्जा की कमी, हमारे यहाँ ऊर्जा की आपूर्ति यानी बिजली की आपूर्ति अनियमित है। ये अनियमित होने के कारण लौह इस्पात उद्योग की पूर्ति नहीं करने पाती हैं। परिणाम ये निकलता है कि हमारे उद्योग विकसित देशों की तुलना में थोड़े पिछड़े हुए हैं, पीछे हैं। मशीनों का अभाव है। इसके साथ साथ हमारे देश के अंदर लौह इस्पात उद्योग को चलाने के लिए जिन बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग करना पड़ता है उन मशीनों का अभाव है, जो कि विकसित राष्ट्र के पास इन चीज़ों की कमी नहीं है। यही कारण है कि भारत में संकलित उद्योग केवल 10 हैं, जबकि मिनी उद्योगों की संख्या काफ़ी अधिक है। तो ये तो उद्योगों के सामने कुछ समस्याएं थी जिनका मैंने आपके समक्ष उल्लेख किया। अब आता है कि कृषि और उद्योग ये दोनों एक साथ चलते हैं। क्यों? तो कृषि और उद्योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, क्योंकि कुछ उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से होती है। जैसे कपड़ा उद्योग के लिए कपास कृषि से मिलेगी, चीनी उद्योग के लिए गन्ना कृषि से मिलेगा। इसी प्रकार से उद्योग धंधे कृषि यंत्रों को बनाते हैं। कृषि पैदावार को बढ़ाने के लिए जिन यंत्रों का उपयोग होता है, जैसे ट्रैक्टर है, कंबाइन है, हार्वेस्टर है, इनका उपयोग उद्योगों के अंदर कारखानों में होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। तो कृषि, अतः हम कह सकते हैं कि कृषि और उद्योग दोनों एक साथ चलते हैं। अब बताए भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर
उद्योगों का क्या योगदान है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का 27% योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, इसके अंदर उद्योग 27% का योगदान देते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें 10% की गिरावट आ गई है। लेकिन धीरे धीरे इस क्षेत्र में हम प्रगति करते जा रहे हैं, उन्नति करते जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भी भारत में लौह इस्पात उद्योग और अन्य जो उद्योग हैं उनके बारे में बताना है। तो उद्योग तो हमारे यहाँ काफ़ी हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन प्रमुख मात्रा में सूती वस्त्र उद्योग है। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग हमारे यहाँ बहुत ही प्राचीन उद्योग है। बड़े प्राचीन समय से ही भारतवर्ष में कपड़ा बुनने की प्रक्रिया रही है, और ये कपड़ा बुनने का कार्य हाथ से ही घर के अंदर होता था, और चरखा जो था इसकी मशीन था। उस चरखे के माध्यम से सूत काटते थे और फिर घर में हम कपड़ा बुनते थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति आने के कारण नई नई स्पिनिंग जेनी मशीनें आई, जिनसे सूत काटने में वृद्धि हुई और फिर कपड़ा मिलों की स्थापना भी हो गई। भारतवर्ष में 1854 में मुंबई के अंदर सर्वप्रथम कपड़ा मिल ने कार्य करना आरंभ किया था। इससे पहले कपड़ा मिल कोलकाता में लग चुकी थी, लेकिन उसने उत्पादन कार्य आरंभ नहीं किया था, इसलिए इसकी शुरुआत 1854 से ही मानी जाती है। आज भारतवर्ष में 1000 से अधिक कपड़े की मिलें हैं और इनके अंदर उच्च क्वालिटी का कपड़ा बनता है। भारतीय कपड़े की मांग प्राचीन समय से ही विदेशों के अंदर बहुत ज़्यादा रही है। इंग्लैंड की महारानी तक हिंदुस्तान की बनी हुई छींट के कपड़ों को पसंद करती थी, और इन कपड़ों की मांग पूरे यूरोप महाद्वीप के अंदर थी। तो आज भारत का सूती वस्त्र उद्योग बहुत प्रगति के ऊपर है, काफ़ी उन्नति कर रहा है। इसके साथ साथ सीमेंट उद्योग, आपका तांबे का उद्योग, आपका जो है लौह इस्पात उद्योग, ऐसे अनेक उद्योग हैं जो हमारे यहाँ केंद्रित हैं। और इनके साथ साथ अब आपको एक दो क्वेश्चन और ध्यान से सुने कि भी अधिकांश जूट मिलें जो हैं वो पश्चिम बंगाल में ही क्यों केंद्रित हैं। उसका कारण है, पश्चिम बंगाल में पटसन सबसे अधिक पैदा होती है। हुगली नदी वहाँ की पानी की समस्या का समाधान करती है, क्योंकि पटसन को अत्यधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा कि भी कोलकाता बंदरगाह है, जहाँ से उत्पादित माल का निर्यात आसानी से किया जा सकता है। कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल की जलवायु पटसन के अनुकूल है, सस्ता वहाँ पे श्रम मिल जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि जो मैंने आपको पॉइंट बताए थे उद्योग की अस्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, वो कारक किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण में सहायक है। आप उन्हीं को एक्सप्लेन कर दें। जैसे आपसे पास पूछा जाए कि कपड़े मिलें महाराष्ट्र गुजरात में क्यों केंद्रित हैं, तो उन्हीं कारकों के अनुसार हम इस प्रश्न को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में क्यों हैं, इसे भी हम उन्हीं कारकों को ध्यान में रखते हुए पूरे का पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आपने उद्योग पढ़े और उद्योगों के अंदर बनने वाली वस्तुओं के बारे में पढ़ा। अब इसके साथ साथ भारत में आजकल सिले सिलाई वस्त्रों के उद्योग भी स्थापित हो गए हैं। इनमें क्या है कि कृत्रिम उद्योग, कृत्रिम वस्त्र यानी कृत्रिम वस्त्रों के लिए हम कृत्रिम धागा बनाते हैं रेयान या टेरालिन से, और इस धागा बड़ा मजबूत होता है, वस्त्र भी सुंदर होते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में इनकी मिलें लगी हुई है। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा मिलों के पॉइंट्स। जैसे ऊनी वस्त्र उद्योग पंजाब में धारीवाल, लुधियाना, अमृतसर में है। इसके साथ साथ वायुयान बनाने के कारखाने हमारे यहाँ बेंगलोर और कानपुर में हैं। रेलवे इंजन बनाने के कारखाने चितरंजन में हैं, और सूती वस्त्र के अहमदाबाद और सूरत और मुंबई में हैं ज़्यादातर, और पटसन उद्योग कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में है।
तो ये उद्योग हमारे यहाँ कुछ प्रमुख हैं। अब आपको मैं कुछ प्रश्न बताता हूँ जिन्हें आप नोट कीजिए और उन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखिए। सर्वप्रथम है कि विनिर्माण क्या है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उद्योगों का प्रकार लिखें। संकलित इस्पात उद्योग और मिनी इस्पात उद्योग में क्या अंतर है। इस उद्योग के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं। स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग साथ साथ चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतवर्ष में सूती वस्त्र के ऊपर एक भौगोलिक निबंध लिखें। अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।